हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस हिंदी मीडियम से चैप्टर 10। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं बच्चे 1 to 9 चैप्टर्स को। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को 1 to 9 में से कोई भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या फिर क्वेश्चन आंसर्स देखने तो 6 क्लास की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आप बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, वीडियो डलते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। ठीक है बच्चों, आज हम रीड करेंगे चैप्टर 10, गति एवं दूरियों का मापन। आपके एनसीईआरटी बुक्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम 6 to 10 इस चैनल पे पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आपके से जो भी आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, कोई भी हैं 6 to 10th में, ठीक है, तो उनके साथ आप वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए जिसके भी आगे वीडियो आती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 6th क्लास का बच्चा उस 6th क्लास की ही वीडियो को देखेगा, तो उसके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई भी है ग्रुप में, ठीक है, तो सब कोई ना कोई 10th क्लास तक जो भी आपके पास हैं आपके मित्र, तो वहां पर आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों बुक्स आपकी यहाँ पर रीड की जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कराए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन बेहद इजी लैंग्वेज में मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं चैप्टर 10, गति एवं दूरियों का मापन। आज की वीडियो में हम चैप्टर को रीड करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहेली तथा बूझों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्मकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत की। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां बच्चों ने किस तरीके से बिताई वो यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थी से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए गए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। इसी बीच पहेली जो है वो प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कैसे करते थे। ठीक है, अब हम किससे करते हैं, रेलगाड़ी, वायुयान, बस, ठीक है, मोटरसाइकिल, बहुत कुछ है ना, कार, सब कुछ है। तो अब पहेली जो है, आपकी जो क्लासमेट है पहेली एंड बुझो, वो पहेली जानना चाहते हैं कि जो पहले के जमाने में लोग थे वो किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल पैदल चलते थे तथा अपना सामान या तो अपनी पीठ पर या फिर अपने पशुओं पर लाद कर ले जाते थे। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नाव का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, नाव बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति जो है वो बनाना सीख ली थी। ये नाव जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थी। सदृश मतलब कि उनके जैसी ही दिखाई देती थी। जो जीव पानी के अंदर रहते हैं उन्हीं के स्ट्रक्चर को देख के ये नाव जो है वो बनाई गई थी। अध्याय 8 एवं 9 में मछलियों की धारा रेखा आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। सब बच्चों को याद होगा, हमने पढ़ा था कि जो मछली का जो शरीर होता है वो किस तरह का होता है, धारा रेखीय, जो आगे से और पीछे से नुकीला होता है और बीच से मोटा होता है। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। तो हमने क्या देखा बच्चे कि सबसे पहले वो पैदल चलते थे। जब वो पैदल चलते थे उस जमाने में पानी, अगर उनको आर पार जाना है, पानी से आर पार जाना है, तो उस समय वो नाव का उपयोग करते थे। उसके बाद क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। उसके बाद यातायात प्रणाली जो है बहुत ज्यादा सुधर गई। ठीक है, फिर उस उन पहियों को चलाने के लिए पहले पशुओं का यूज किया जाता था। उसके बाद ज्यादा दूरी को तय करने के लिए इंजन का आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का। फिर रेलों के लिए क्या बनाई गई, पटरियां बनाई गई। ये सब क्या है, परिवहन के साधन, यातायात के साधन, साइकिल, जहाज, नाव, ठीक है, बैलगाड़ी, बस और ये रेलगाड़ी।
इसके पश्चात स्वचालित वाहन आ गए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनके बाद में सुधार किए गए। इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने के योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, प्राधानिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। ठीक है, और अब कौन सी सदी चल रही बच्ची? 21वीं सदी। इन्हें प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिन्हें आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता? आपने कितनी दूरी तय की और यह है डेस्क कितना चौड़ा है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी मोटाई है, ये सब हम किस तरीके से पता करते हैं वो अब हम लेसन के द्वारा पढ़ेंगे। लोग यह कैसे पता लगाते हैं कि वो कितनी दूर चले? आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल से कितनी दूरी पैदल चलकर स्कूल आए हैं, कितनी दूरी तय की है आपने, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता है या नहीं है? जब आपको कुछ खरीदना है तब क्या आपके लिए बाजार का पैदल जाना संभव है या नहीं है? आप इन प्रश्नों के उत्तर को कैसे जान पाएंगे? कोई स्थान कितना दूर है यह प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सके कि वहां जाने के लिए हमें क्या करना होगा। हम पैदल जाएं, बस से जाएं, रेलगाड़ी से जाएं या पानी के जहाज से जाएं, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान हमें लेना होगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा, कहीं भी जाने के लिए उसकी दूरी का पता लगाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहली और बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क से अधिक भाग का जो है वो उपयोग कर रहा है। आप लोग भी क्लास में ऐसे ही करते होंगे। किस किस बच्चे ने ऐसा किया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आप बैठते कि इतना बेंच मेरा होगा, इतना बेंच तुम्हारा होगा, इससे इधर कॉपी पेन मत रख देना, इससे उधर मैं नहीं रखूंगा, है ना। तो ये सब क्लास में बच्चों के साथ रेगुलरली चीजें होती रहती हैं। मेन हमें यहाँ क्या देखना है कि हमें कैसे पता कि यहाँ तक ये डेस्क जो है वो आधा है। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींच दी गई। ये देखियो इस तरीके से। ये दोनों अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन है तथा बूझो को सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और डंडा रखता है। ये देखो इस तरीके से। तो उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रश्न दिखाई देते क्योंकि दोनों का आधा आधा डेस्क मिल गया है, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया। अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार से मापते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए पहले वाली फिगर में क्या हो रहा था कि एक गिल्ली और एक जो है उसका डंडा एक साइड हो गया था और एक गिल्ली और एक डंडा दूसरी साइड। ठीक है, अब जो बेंच है उसमें से ये देखिए ये गिल्ली आधी रह जाती, तो अब वो किस तरीके से मापेंगे इसको। हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जिसमें यह लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग जो है वो बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है, तो अब क्या करें? आप पहेली और बूझो को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप सके? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है? ठीक है ना, मतलब जरूरी नहीं है ना कि हर एक चीज उसको कंप्लीट दो भागों में बांटने के लिए ही बनी हो। वह एक कार्य करते हैं कि एक छोटी डोरी लेते हैं और इस पर दो चिन्ह लगाते हैं। डोरी की एक लंबाई होगी, वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों पर माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार से करेंगे? वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, एक चौथाई तथा आठवां भाग कर सकते हैं। अब संभवतः पहेली और बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्होंने अपने ज्यामिति बॉक्स के पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा ही इन्होंने किया है। बूझो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे। वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का क्या करते थे?
प्रयास करते थे। ऐसा अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है या नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई अथवा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि यह जान सके कि अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई अथवा चौड़ाई तथा उसके क्षेत्रफल जानने के लिए इसकी आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान पाए कि वह अपने खेत में कितने बीज को बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितनी जल की आवश्यकता होगी। तो हमें इस पहरे से क्या समझने को मिला कि हर किसी इंसान को लंबाई चौड़ाई जानने की क्या पड़ती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके हर एक काम में उसको लंबाई, दूरी और उसकी जो चौड़ाई है वो मापने की आवश्यकता होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक कैसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर तक, एडी तक की रेखीय लंबाई के बराबर हो। यह झाड़ू कितनी लंबी है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। इन सभी प्रश्नों से एक बात समान है, यह सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से क्या है, संबंधित हैं। दो स्थान मेज के दो किनारों की तरह आसपास हो सकते हैं, इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत क्या हो सकते हैं बच्चे, दूर भी हो सकते हैं। तो हमें दूरी जानना जरूरी है, चाहे वो कम हो या फिर ज्यादा हो। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें सही रूप से क्या करना आवश्यक होता है। कुछ मापन। एक्टिविटी फर्स्ट, क्रियाकलाप फर्स्ट। अब यह क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई को मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग अपने पैर की लंबाई से छोटा है। पहले की ही भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अब यहाँ 10.1 टेबल में आप लिखेंगे कक्षा के कमरे की लंबाई और यहाँ पर चौड़ाई और बच्चे का नाम। जितने भी बच्चे इस एक्टिविटी को करके देखेंगे वो सब यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। अब हम देखते हैं एक्टिविटी सेकंड। समूह में कार्य कीजिए। आपसे प्रत्येक अपने बालिशत का मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज और डेस्क की चौड़ाई को माप सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, पहले आपने पैर की सहायता से मापा, अब इस तरीके से आप हाथ की सहायता से मापेंगे। मापन के लिए आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिशत के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको टेबल 10.2 दी गई है तो वहां पर आप मेज की चौड़ाई कितने बालिशतों में, इसको एक बालिशत बोलते हैं। ठीक है, तो कितने बालिशतों की संख्या आपके पास आई है वो आप 10.2 टेबल में क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इसी ज्ञात निश्चित राशि को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है, एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। ठीक है, तो हमने जान लिया कि हम किसी भी चीज को अगर मापते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसी निश्चित राशि को हम मात्रक बोलते हैं। अब सारणी 10.1 और 10.2। ठीक है, एक में आपने पैर की सहायता से अपने कक्षा के कमरे की लंबाई चौड़ाई को मापा है और 10.2 टेबल में आपने अपने बालिशतों की सहायता से रखे टेबल को और चेयर को मापा है। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई में सभी माप बराबर हैं? क्या सभी के द्वारा अपने अपनी बालिशतों से मापी गई मेज की चौड़ाई भी बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिशत लंबाई में आपके मित्रों के बालिशतों से भिन्न हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सभी के हाथ जो है बच्चों के वो बराबर नहीं होंगे, किसी का थोड़ा सा छोटा होगा, किसी का थोड़ा सा लंबा होगा। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बालिशतों या पैरों की लंबाई की मात्रक की भांति उपयोग किए गए मात्रा को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे ये नहीं समझ पाएंगे कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है। ठीक है ना, तो पहली बात, आपके पैर की लंबाई का भी तो उन्हें नहीं बताना कि वो कितनी है। अगर आप अपने दोस्त के हिसाब से बताएंगे तो आपके दोस्त के पैर की लंबाई को भी वो नहीं जान पाएंगे। तो इससे जो दूरी है वो कोई भी व्यक्ति एग्जैक्टली पता नहीं कर सकता है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिशत अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। ठीक है,
अंततः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो, जो सभी ने देखे हो, सभी ने सुने हो, सभी को उनके बारे में जानकारी हो। ऐसे मात्रकों की हमें क्या है, आवश्यकता है। मापन के मानक मात्रक। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग जो है वो किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र के उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी क्या मिली, मान्यता मिली। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न होती थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बांह के सिरे से अपने ठोडी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों की लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए उंगली तथा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत में कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों में बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग करते हुए देख सकते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों को मात्रकों के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया कि किस प्रकार से लोग पहले चीजों को मापते थे। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आ गई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहा गया। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों का एक सेट जो है वो स्वीकार कर लिया। आजकल जिसे मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है, उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई यूनिट। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। ठीक है, और ज्यामिति बॉक्स 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है फिगर 10.6 में। प्रत्येक मीटर एम को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, उन्हें सेंटीमीटर कहा जाता है। एक सेंटीमीटर को 10 बराबर भाग होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मिलीमीटर बोला जाता है। तो एक मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, और जो आपका एक सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। लंबी दूरियों को के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इनके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जो कि है किलोमीटर। और किलोमीटर, 1 किलोमीटर में आपके कितने हो जाएंगे, 1000 मीटर हो जाएंगे। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को एसआई मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जो है वो जानना आवश्यक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। फिर हम सिर्फ मीटर में ही बहुत लंबी दूरियों को नहीं माप सकते, तो उसके लिए हमें एक बड़ी यूनिट चाहिए, जो थी किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। हाँ भी, तो हमने अभी तक लेसन में जान लिया है कि यातायात की कहानी। ठीक है, किस प्रकार से पहले जमाने में लोग यातायात करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सबसे पहले वो क्या करते थे, पैदल चलते थे। उसके बाद हमने कितनी दूरी तय की है, हम कितनी दूर चलकर अपने स्कूल आए हैं या फिर स्कूल से घर गए, तो ये सब हम किस तरीके से जानते हैं, फिर हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने डेस्क को किस प्रकार से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, हमने ये जान लिया। ठीक है, फिर कुछ मापन हमने देख लिए, जो कि है मीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में, जिनको एसआई यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, अब तक हम ये कर चुके हैं। आपका चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए ये वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, तो हम इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक हो गया है। अगर किसी बच्चों को कोई क्वेरी रह जाती है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पार्ट सेकंड को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।